हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर एम एस खान आप सबके बीच फिजिक्स लेकर हाजिर हैं। और आज हम लोग बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से। और इस चैप्टर में हम लोग लगातार जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वर्क क्या है। वर्क के साथ साथ हमने पावर को भी आपको बताया कि पावर क्या होता है। तो आपको एक बार रिवाइज करते हुए चले कि वर्क जो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स जो है एग्जर्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर लग रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे कि उस फोर्स से वर्क हो रहा है। तो वर्क जो है वो एक्चुअल में मेजर करता है एनर्जी को, कि उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में एनर्जी कितना है। आप खुद देखिए कि आप में एनर्जी अगर है तो आपके अंदर एबिलिटी वर्क करने का ज़्यादा होगा। मैक्सिमम वर्क जो है आप तब करेंगे जब आप में उतनी मैक्सिमम एनर्जी होगा। तो आज जो टॉपिक है वर्क पावर के साथ साथ आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी का। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एनर्जी, हम सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एनर्जी के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। एनर्जी हर बॉडी में होता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। अगर लिविंग की बात करें तो लिविंग को सरवाइव करना है, और सरवाइव करने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी हम लोग डिफरेंट रूप में लेते हैं, और ये एनर्जी का जो सोर्स है वो फूड है। तो फूड जो हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, उससे हमें एनर्जी मिलता है, और ये फूड डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब आप पढ़े होंगे कि फूड का जो कंपोनेंट होता है उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी को यूज़ करते हैं वर्क के लिए, अपने काम के लिए। तो वर्क को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वर्क उस बॉडी में जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। बिना एनर्जी के वर्क पॉसिबल नहीं है। उसी तरह नॉन लिविंग की बात करें तो हर बॉडी में एनर्जी है, और वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। अगर यहाँ पे लाइट जल रही है, बल्ब अगर यहाँ पर ग्लो कर रहा है, तो लाइट एक एनर्जी है। बल्ब ग्लो कर रहा है और वो जो हीट जनरेट कर रहा है, वहाँ पे हीट भी क्या है, एनर्जी है। साउंड हम कह रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कहना ये चाह रहे हैं कि आज एनर्जी जो है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और ये एनर्जी सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, इस चैप्टर में हम लोग बात कर चुके हैं वर्क और पावर का। आज बात करेंगे एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में क्या कहा हमने कि एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए एबिलिटी है टू डू वर्क। यानी अगर हम काम करना चाहते हैं तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो है वो सभी ऑब्जेक्ट बॉडी में रहता है। और ये एनर्जी जो लिविंग है, उस एनर्जी को गेन करने के लिए आपको फूड लेना पड़ता है। यानी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पर फूड के रूप में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग बॉडी के लिए। लेकिन नॉन लिविंग जैसे स्टोन है, ब्रिक्स है, साइकिल है, मोटर बाइक है, तो इस तरह से जो उसमें एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में है, या एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, चेंज करता है, उस एनर्जी का फॉर्म चेंज करता है। आए दिन आप देखते हैं कि एनर्जी जो है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता हुआ दिख जाएगा। घर में ही अगर हम लोग देखें तो जब आप इलेक्ट्रिक आयरन को सर्किट में यूज़ करेंगे, लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट आप सर्किट से सप्लाई करते हैं उस इलेक्ट्रिक आयरन में, और इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हीट जनरेट करता है। तो हीट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसे जो एनर्जी दे रहे हैं सर्किट के जरिए वो इलेक्ट्रिक करंट है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप हीट एनर्जी में बदल रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन के जरिए। उसी तरह से ट्यूब लाइट है, एलईडी बल्ब है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल रहा है।
हम बात करते हैं कि अगर कोई कार रेस्ट में है, रुकी हुई है रोड पे, और अब आप उसको लेकर चलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उसे मोशन में रखना चाहते हैं, तो जब वो रेस्ट में था तो उस कार में भी एनर्जी है, और जब उसमें मोशन में उस कार को लाते हैं तो भी उसमें एनर्जी है। अब एनर्जी का जो फॉर्म है वो बदलता हुआ दिखेगा। पहले जब रेस्ट में था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर था, लेकिन जब आप उसे मोशन में लाते हैं, कार को स्टार्ट करके कहीं जाना चाहते हैं, तो जब वो मोशन में रहेगा तो उसके पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है कहाँ से? उस कार के पोटेंशियल एनर्जी से। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो जाए। तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसलिए है क्योंकि इसका फॉर्म बदलता रहता है, और आप जिस रूप में चाहते हैं यूज़ करना, इस एनर्जी को बदल करके, कन्वर्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या कह रहा है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसे हम एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, और जब आपके अंदर ऊर्जा है तो आप ज़रूर कुछ करेंगे। कुछ करने का मतलब वर्क आपसे होगा, और वर्क होने के लिए यहाँ पर सारी सिस्टम हमने दिखाया है कि वर्क तभी कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट करता है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक दिखा रहे हैं जो कि स्मूथ रोड पर है। रफ सरफेस भी ले सकते हैं रोड का, लेकिन फ्रिक्शन फिर वहाँ पर आता है, वो हम अभी नहीं डिस्कस करना चाह रहे। बात करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है और एक ब्लॉक है, और उस ब्लॉक को एफ फोर्स लगा करके आप एस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं। फोर्स का जो डायरेक्शन है इस डिस्प्लेसमेंट के वो थीटा एंगल पर है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के थीटा एंगल पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट, इस ब्लॉक को खींचने के लिए, ले जाने के लिए, इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना होता है। न्यूटन ने बहुत पहले ही कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में है तो मोशन में, उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। लेकिन अगर रेस्ट से आप मोशन में लाना चाहते तो फिर उसके ऊपर फोर्स लगाना ही लगाना होगा, और यहाँ जब आप फोर्स लगाते हैं तभी ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस ब्लॉक में, और जब ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क काउंट होगा। तो वर्क जो है, आप जो फोर्स लगाकर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप वर्क कर रहे हैं, और ये जो वर्क कर रहे हैं वो एफ डॉट एस के रूप में है। वर्क का मैग्नीट्यूड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के बीच के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, मान लिया हैवी बॉडी है, मास ज़्यादा है, तो उसके वो पुल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स और लगाना होगा। तो जैसे ही फोर्स लगाएंगे आपको वर्क उतना अधिक करना पड़ेगा, यानी वर्क जो आप करेंगे मास के बढ़ने से वो वर्क का अमाउंट भी आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो वर्क है एफ डॉट एस, वो एफ एस कॉस थीटा के रूप में लिख रहे हैं। ये जो वर्क होगा एफ एस कॉस थीटा, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए काउंट करें, यानी एस डिस्प्लेसमेंट को अगर स्मॉल मान लिया जाए और वो डी एस अगर है, तो वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा के रूप में होगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो वर्क है इस ब्लॉक को एफ फोर्स लगाकर डी एस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, खींच रहे हैं आप थीटा एंगल पर, तो वो वर्क, स्मॉल वर्क जो है वो डी डब्ल्यू के रूप में है, और वो एफ डी एस कॉस थीटा है। ये एफ डी एस कॉस थीटा जो वर्क इस ब्लॉक को खींचने में कर रहे हैं, क्यों आखिर वर्क करना पड़ रहा है? तो ये वर्क हम इस ब्लॉक को खींचने में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ब्लॉक में एनर्जी है, और उस एनर्जी को, उस ब्लॉक के अंदर जो एनर्जी है वो जहाँ है वहीं रहना चाहता है। उसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो कहता है कि जिस तरह का स्थिति हमारा है, यानी रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और आप उसे मोशन में लाना चाहते हैं, इसलिए आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये जब मोशन में आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप वर्क कर रहे हैं।
कितना वर्क करेंगे आप इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए, जितना इसके अंदर एनर्जी है। और ये एनर्जी अब किस रूप में है ये हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर ये मोशन में आ गया तो इसमें एक काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, इस ब्लॉक को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं और वो मोशन में है फोर्स की वजह से, तो वहाँ उस ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी है। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपको क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। तो एनर्जी को हम मेजर करने के लिए एनर्जी के अमाउंट को, एनर्जी के मैग्नीट्यूड को अगर मेजर करना है तो आपको वर्क करना होगा और वही वर्क के मैग्नीट्यूड जो होंगे वही एनर्जी के इक्वल होगा। यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज मेजर्ड बाय वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर डी डब्ल्यू को एफ डी एस कह रहे हैं अगर ये सेम डायरेक्शन में है, डी एस को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं जो कि स्मॉल है। तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी एस अगर डिस्प्लेसमेंट है कहाँ से, जीरो से मान लिया एस तक, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस के रूप में दिखेगा। और यही जो एफ एस है, वर्क जो है एक्सटर्नल फोर्स से, वो इक्वल है अमाउंट ऑफ एनर्जी के। तो किसी बॉडी में जो एनर्जी है कितना है, इसका पता आपके वर्क से चलेगा, आपके काम से चलेगा। जितना ज़्यादा आप दूर आप चल रहे हैं इसका मतलब उतनी एनर्जी आप में है। जितना हैवी बॉडी को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं इसका मतलब है उतना एनर्जी आप में है। तो जितना एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में है जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, उतना तो कम से कम आपके अंदर भी एनर्जी होगा और वही एनर्जी आप वर्क के रूप में मेजर कर रहे हैं। तो एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी इज मेजर्ड बाय द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। क्लियर है स्टूडेंट। और अगर बॉडी मोशन में है या मोशन में आ रहा है और तो वहाँ पर उस बॉडी में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। लेकिन बिना मोशन के भी ऑब्जेक्ट हैं, हर जगह पे आप देख रहे हैं, तो उसमें भी एनर्जी है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, यानी किसी पार्टिकल, किसी मॉलिक्यूल या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। और उसकी भी एनर्जी का पता वर्क से ही चलेगा। यहाँ हम ब्लॉक को खींच रहे हैं, ये दिख रहा है आपको कि आप फोर्स पुल कर रहे हैं, कि कांटेक्ट फोर्स है इसलिए ये सभी दिख रहा है। लेकिन जब हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस से जो वर्क होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्सेस से जो वर्क होगा, वहाँ पर लगने वाला फोर्स आपको दिखाई नहीं देगा, वो दूर से ही खींचता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी के बीच में लग रहा है और वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी एनर्जी के साथ जो खींच रहा है, अपने एनर्जी के साथ जो बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना हो तो उसके पोजीशन, उसके कॉन्फ़िगरेशन और उसके शेप और साइज से पता लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम मान लिया जाए कि एक पेंसिल है, इस पेंसिल को आप अगर ड्रॉप कर दें तो नीचे जा रहा है, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हैं तो फोर्स तो लग ही रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, इस जो पेंसिल है ये भी खींच रहा है उसी मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन मास इसका कम है इसलिए अर्थ की तरफ खिंचा रहा है, ये खींच रहा है अर्थ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पर एक पेंसिल को खींचा जा रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है और इसकी वजह से उस पेंसिल में जो एनर्जी है उसके पोजीशन की वजह से वो यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करता है। आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। अभी ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो है ये वर्क से पता चलता है। जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑब्जेक्ट को, लिविंग बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ही चाहिए, और ये एनर्जी हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाता है।
बात करें हम लोग अगर एनर्जी का, तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में होता है, बहुत सारे फॉर्म है इसके, और अभी खोज जारी है कि क्या इसको और भी किसी दूसरे रूप में बदल सकते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ मैं। तो इसमें एनर्जी को आप जैसे देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर रहे थे, एडिसन नाम का साइंटिस्ट ने इसको खोज निकाला। तो उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी में बदल रहा है, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है। लगभग 5 से 6 ईयर पहले जो है ज़मीन के अंदर से एक बम्बार्डिंग कराया गया था प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन के साथ, और वो बम्बार्डिंग इसलिए कराया गया था कि एक नए टाइप का एनर्जी, एक नए फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो, जिसका यूज़ हम जैसे आज कर रहे हैं वैसे उसमें से जो एनर्जी निकलेगा वो हम और भी दूसरे रूप में यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट एनर्जी का सोर्स है, सोलर एनर्जी है उसमें, और हम उस सनलाइट को आज बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं सोलर पैनल को यूज़ करके, क्योंकि सोलर पैनल जो है उस लाइट की एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सॉरी लाइट एनर्जी को वो बदल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कौन? सोलर पैनल। इलेक्ट्रिक आयरन आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल रहा है। घर में आप देखेंगे इंडक्शन फर्नेसेस हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में जनरेट हो रहा है। ये सभी हिस्सा है और नेचर से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग फिज़िक्स में ही पढ़ेंगे, और इसलिए हम लोग ये चैप्टर फिज़िक्स में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे केमिकल एनर्जी है तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन एनर्जी है पूरे नेचर की बात कर रहे हैं फिज़िक्स में, इसलिए हम लोग यहाँ एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर सारे ब्रांचेज जो भी आपके हैं वहाँ फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं। कहते क्या है कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होगा, लेकिन इसके जो टाइप्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स है। एनर्जी के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 टाइप्स। आपने पढ़ा है 2, मुझे उम्मीद है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और एनर्जी की जो आपने शायद पढ़ा हो, और वो एनर्जी यहाँ पर है इंटरनल एनर्जी। चूँकि जब हम लोग बात करें एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, तो जनरली हम सॉलिड बॉडी को ही ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं। तो सॉलिड बॉडी को, या आप देखेंगे कि कोई कार है मूव कर रहा है, ट्रेन है मूव कर रहा है, एरोप्लेन है मूव कर रहा है, इन सब की बात करते हैं। लेकिन लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी एनर्जी की बात नहीं करते। गैसेज हैं, उस गैस में भी एनर्जी है, उसकी भी बात यहाँ इस वर्क पावर एनर्जी में कम होता है। लेकिन हम जब आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि सभी तरह का जो एनर्जी है उसको समझने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें। तो कितने तरह का एनर्जी है? 3 तरीके का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। सॉलिड बॉडी है जो भी है उसमें हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर करते हुए नहीं चलते हैं। यानी जब कोई कार है एक्सीलरेट कर रहा है, तो एक्सीलरेट कर रहा होगा तो उस पर फोर्स ज़रूर लगा है, और फोर्स लगा है और एक्सीलरेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वर्क वहाँ पर हो रहा है। टेम्परेचर के बिना, उस बॉडी में जो हीट हो रहा है उसके बिना हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्क को। इसीलिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। सिर्फ 2 ही हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल की बात करें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो वहाँ पर एक फैक्टर आता है हीट का, टेम्परेचर का, और टेम्परेचर से भी पोजीशन पार्टिकल्स का क्या होता है? चेंज करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड कर रहा है, मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन रैंडम मोशन में अगर है, उसके कन्फिगरेशन की वजह से अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एक और एनर्जी है जो हीट की वजह से है,
टेम्परेचर की वजह से है, वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी जो कनेक्टेड है वो टेम्परेचर और हीट से है, और बाकी जो अभी हम लोग जानेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, वो विदाउट एनी टेम्परेचर के डिस्कस किए। हीट को वहाँ पर जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है बिना जाने या उसको नेगलेक्ट करके जब पढ़ेंगे तो दो ही तरह का एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज़ और समझते चलें कि हम लोग पढ़े हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है। लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं कि तीन तरह का एनर्जी है, तो फिर ये तीसरे वाली एनर्जी को क्यों नहीं यहाँ पर कहा जाता है? तो ये आपको जानना जरूरी है कि जब भी हम कंजर्व की बात करेंगे तो तीनों एनर्जी को कंजर्व होना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। तो थ्री टाइप्स के जो एनर्जी है उसका सम पूरे सिस्टम में कंजर्व होता है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो सम होगा इसके वो कंजर्व होता है तब जब यहाँ इंटरनल एनर्जी की बात नहीं होता है, यानी वहाँ टेम्परेचर की बात नहीं होता है। तो बिना टेम्परेचर और हीट के कंसीडर हम लोग जो एनर्जी का कर रहे हैं वो दो तरीके का है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का जो सम है वो कंजर्व होता है। लेकिन जब टेम्परेचर को शामिल कर लेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को शामिल कर लेंगे, तो इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे तो वहाँ पर कंजर्व नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों कंजर्व नहीं होगा, या सम ऑफ थ्री जो एनर्जीज हैं वो भी कंजर्व नहीं होगा। अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें, यानी इंटरनल फोर्सेस की बात करें, एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है उसकी बात करें, तो यहाँ पर कंजर्व कभी एनर्जी नहीं होता है। लेकिन जब हम इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, जहाँ पर इंटरनल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो पूरे सिस्टम में कंजर्व होता है। मिसाल के तौर पर एक चौक है, इसको आप ड्रॉप करेंगे, इसकी स्पीड नीचे आने पर बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन हाइट जो है वो घटता हुआ जाएगा। तो इसकी स्पीड जब बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन हाइट घट रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो जितना काइनेटिक एनर्जी नीचे जाने पर इस चौक का बढ़ रहा है, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। और सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे ले, यहाँ ले या यहाँ ले या यहाँ ले, वहाँ हम कंजर्व कहते हैं। इसलिए कहते क्योंकि इस चौक में जो पार्टिकल है उसकी थर्मल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, उसके इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं इसके मोशन की, इसके पोजीशन की। तो जब पोजीशन और मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो कंजर्व हो सकता है। इसीलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व कहते हैं। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल एनर्जी नहीं आता। लेकिन जब गैस की बात करेंगे वहाँ फिर आप नहीं कह सकते कि कंजर्व होता है। गैसेस में एक और तरह का एनर्जी है और वो है इंटरनल एनर्जी, और उस इंटरनल एनर्जी को अगर आप कंसीडर कर लेते हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो नॉन कंजर्वेटिव में आपका पूरा सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होता है। खैर आगे हम लोग और डिस्कस कर लें कि एनर्जी का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स जो है एनर्जी का जो फॉर्म है वो यहाँ पर उसकी यूनिट जो है वो क्या होता है। हम लोग टाइप्स पर बारी बारी से आएंगे, लेकिन अभी जो आप जानेंगे वो है एनर्जी का यूनिट। तो SI यूनिट जो है वो आपका जूल है। CGS में यूनिट की बात करें
तो वो अर्ग है। और अगर हम बात कर लें जो हीट एनर्जी में आता है, हीट एनर्जी में जो यूनिट है जिसको CGS के रूप में ही लेते हैं वो है कैलोरी। आपने पढ़ा होगा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जो 4.2 जूल के इक्विवेलेंट है, बराबर है। कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और भी यूनिट है स्टूडेंट, इसको भी अगर यहाँ देखें तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर को इस तरह से लिख सकते हैं। इट इज़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। अब आप देखेंगे जूल में इसको कितना बदल के लाते हैं, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर और आगे यूनिट की बात करें तो एक और यूनिट होता है एनर्जी का, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही यूज़ होगा, स्मॉल यूनिट के रूप में यूज़ होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से लिखते हैं, और 1 EV जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टूडेंट ये क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म जो एनर्जी का होता है, तो उसके लिए अलग अलग जगह पे डिफरेंट फॉर्म में जो एनर्जी का यूनिट होता है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 वोल्ट अगर हम सप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के बीच और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें एक्सेलरेट या डिसेलरेट करता है तो उसमें जो एनर्जी होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, या ये कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने में इतनी एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो क्या है, गिव एंड टेक के रूप में है, गिव एंड टेक के रूप में। आपके अंदर एनर्जी है, यही एनर्जी किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं, और ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो जा रहा है उसको मेजर करना है, तो उसके लिए वर्क को फाइंड आउट करना होगा। और यहाँ जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में फाइंड करना हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो, या इंटरनल एनर्जी के रूप में होगा। हर जगह पे उसकी अमाउंट को, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए वर्क ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी जो है वो एनर्जी का पता आपके वर्क से चलता है। तो एबिलिटी टू डू वर्क जो हम लोग एनर्जी को कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप में जो क्षमता है वर्क करने का वो एनर्जी से मिलता है। तो एनर्जी का आपने पढ़ लिया। अगर एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला पे चले तो एक चीज़ और समझ में आएगा कि डायमेंशनल फार्मूला जो एनर्जी का है वो किसके बराबर होगा, क्योंकि वर्क जो है एनर्जी को ही फाइंड कर रहा है, और वर्क का जो है फार्मूला है Fs। ठीक है, और Fs जो है यहाँ पर इसको हम डायमेंशनल फार्मूला में चेंज करें तो mL/-2 और इंटू L, यानी कि ये फोर्स के लिए ये है डायमेंशनल फार्मूला, और डिस्प्लेसमेंट L के रूप में यहाँ है उसका डायमेंशन, तो L²T-2। एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो mL²T⁻², यानी वर्क और एनर्जी इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो mL²T⁻² है। यूनिट वर्क का और एनर्जी का अलग अलग फॉर्म है एनर्जी का, इसलिए अलग अलग जगह यूनिट यूज़ होता है। लेकिन SI यूनिट में अगर देखें तो वर्क का अगर यूनिट जूल है तो एनर्जी का भी क्या होगा, जूल ही होगा। चलिए आगे बढ़े। उम्मीद है एनर्जी आप समझ गए होंगे। अगर हम एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आपको मिल जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स ही देता है, सबसे ज़्यादा नहीं, सॉरी, यहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। और इसीलिए जो है अगर आप थक हार कर आते हैं
फील्ड में प्लेयर्स खेल करके बाहर आता है या ड्रिंक्स होता है टाइम, देखते होंगे आप, तो वहाँ पर ये लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। ड्रिंक का इस्तेमाल जो है ग्लूकोज के रूप में होता है, और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि तुरंत जो है वो एनर्जी आपको देता है, और वही एनर्जी यूज़ करके क्या करते हैं आप? खेलते हैं, प्ले करते हैं या कोई वर्क करते हैं। कोई भी आदमी किसी रूप में भी वर्क कर रहा है, चाहे वो फील्ड में हो, क्रिकेट खेल करके हो, फुटबॉल खेल करके हो, या एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा हो, या पढ़ने वाला पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो जो वर्क करेगा, वर्क करने से उसकी क्या होगा? एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा और आप थका महसूस करेंगे। उसको पूरा करने के लिए वो एनर्जी आपको चाहिए, और वो आपके डिफरेंट सोर्सेज से आप ले सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उम्मीद है आप स्टूडेंट एनर्जी को अच्छे से समझ गए। एनर्जी का जो टाइप्स है उसकी बात करें अगर, तो देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से टाइप्स हैं? काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा इंटरनल एनर्जी। ये सभी में एनर्जी होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो। सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी जो बात करेंगे वो गैस में होगा, सॉलिड में भी होगा, ये लिक्विड में भी होगा और सॉलिड में भी होगा। यानी काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो या इंटरनल एनर्जी हो, ये तीनों सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। सॉलिड और लिक्विड में ये इंटरनल एनर्जी कम है, इसलिए इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, और हम जो पढ़ते हैं वो दो तरीके का एनर्जी पढ़ते हैं, इसीलिए क्योंकि वो सॉलिड की बात हम लोग वहाँ पर करते आए हैं, करते रहते हैं, तो इसीलिए दो तरह का एनर्जी पे डिस्कस किया जाता है, और वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे कि क्या है ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में ये भी जानेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले तो यहाँ जो एनर्जी है किसी भी बॉडी में, अगर ये रेस्ट में है तो यहाँ काइनेटिक नहीं है। बॉडी जब मोशन में होगा, जैसे एक पिस्टल से बुलेट फायर करते हैं तो वो बुलेट क्या करता है? वर्क करता है, किसी का दिमाग को भी और किसी दीवार को भी ये ब्रेक कर सकता है। तो ये वर्क कर रहा है कब? जब ये मोशन में बुलेट, इसलिए बुलेट जो है पिस्टल से फायर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, और उसकी वजह से डिस्ट्रॉय होता है जो सिस्टम आप चाहते हैं ब्रेक करना। तो अगर रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, लेकिन जब ये मोशन में आता है, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, लेकिन जब ये बॉडी को हम मोशन में दिखाएंगे तब यहाँ एक एनर्जी जो होगा वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और ये भी याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, चाहे वो बॉडी का स्पीड बढ़ रहा हो, चाहे उस बॉडी के स्पीड घट रहा हो। काइनेटिक एनर्जी जो उस बॉडी के स्पीड की वजह से, उसके मोशन की वजह से होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा और हमेशा धनात्मक कंडीशन में है, और उसी फॉर्म में हमेशा काइनेटिक एनर्जी रहता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे एक छोटे मॉलिक्यूल्स जो गैस के रूप में है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, या कोई हैवी बॉडी व्हीकल्स के रूप में हो, तो उन सब का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा उस बॉडी के स्पीड पर डिपेंड करता है, उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। बुलेट से हल्का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी कम है,
तो इलेक्ट्रॉन अगर और प्रोटॉन की बात करें और दोनों की स्पीड अगर इक्वल है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा प्रोटॉन का मास ज़्यादा होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा इलेक्ट्रॉन से। उसी तरह से कोई भी पार्टिकल या कोई बॉडी की बात करें, कार की बात करें, तो दो कार अगर मोशन में है, दोनों का मास सेम है, लेकिन अगर दोनों की स्पीड की बात करें अलग अलग है, एक अगर स्लो है और दूसरा उससे फास्ट है, तो स्लोअर का काइनेटिक एनर्जी उस फास्टर कार से कम होगा अगर दोनों की वेलोसिटी क्या हो, बराबर हो, सेम हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है उस बॉडी के मोशन के ऊपर, और वो बॉडी जो मोशन में है वो डिपेंड कर रहा है उसके स्पीड और उस बॉडी के मास के ऊपर। तो हम इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सिंपल डेफिनेशन कि मोशन की वजह से जो एनर्जी है उस बॉडी का वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। हम और आप भी अगर चल रहे हों रोड पे, पैदल चल रहे हैं, तो आप में काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आप फाइंड आउट करेंगे तो वर्क से होगा। जैसे अभी हम चल रहे हैं, फोर्स ज़रूर लगाया है, तो फोर्स 100 न्यूटन का अगर एग्जर्ट कर रहे हैं और 2 मीटर चले तो वर्क होगा। तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट हो रहा है अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो। और यही वर्क जो है बताता है कि आप में कितनी एनर्जी यहाँ से वहाँ तक जाने में खर्च हुआ, और वो एनर्जी जब मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब देखना ये है कि काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी में है तो क्या यहाँ पर फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाना ज़रूरी है, क्या उस बॉडी को डिस्प्लेस होना ज़रूरी है या उसके ऊपर वर्क होना ज़रूरी है। काइनेटिक एनर्जी के अमाउंट को पता करना है, उस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मैग्नीट्यूड का अगर हम पता करना है तो वर्क से पता होगा, और ये जो वर्क होगा वो उस काइनेटिक एनर्जी यानी उस बॉडी के जो काइनेटिक एनर्जी है उसके चेंज के बराबर होगा। यानी ऐसे समझे कि काइनेटिक एनर्जी जो है, गौर करिएगा, एक बॉल है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ये v वेलोसिटी के साथ चल रहा है और इसका ये स्पीड यूनिफॉर्म है, तो जब ये यूनिफॉर्म है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, पढ़े हैं आप, वो है हाफ mv²। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टूडेंट चल रहा है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स 0 है, और इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स 0 है तो वर्क जो होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, लेकिन यहाँ फोर्स 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी कोई चल रहा हो तो उस पर फोर्स 0 होगा, और फोर्स 0 है तो वर्क भी क्या हो गया, 0। तो वर्क यहाँ 0 है। तो हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है तो उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाफ mv² से फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क जो होगा यहाँ पर, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल है। अब हम बात करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाला जो बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो वर्क जो है ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा हमेशा, और हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाली अगर हम बात करें, ध्यान देना है कि एक काइनेटिक एनर्जी E1 है, और इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv², और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है जिसका मास सेम ही लिया जा रहा है और वो है 1/2 mv²। दोनों क्या है यहाँ पर, एक काइनेटिक एनर्जी E1 और दूसरा काइनेटिक एनर्जी E2। अगर E1/E2 अगर फाइंड करें
तो यहाँ जो दिख जाएगा वो होगा v1/v2 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन दोनों का मास अगर सेम है तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो उन दोनों बॉडी के स्पीड के रेशियो के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा उस रेशियो का जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और वो यहाँ पर रेशियो जो है E1/E2 काइनेटिक एनर्जी का है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ E1/E2 हमेशा इक्वल होगा उसके स्पीड v1/v2 के स्क्वायर के। क्लियर हुआ स्टूडेंट। अगर हम इस सवाल को देखें कि इफ़ स्पीड जो v2 है वो 2v1 है, क्या कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी v2 है वो v1 से दुगना है, तो काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा। अगर इसको ऐसे समझा जाए कि एक कार है जिसका मास m है, इसकी स्पीड v है, दूसरा कार है इसका भी मास m है लेकिन इसकी स्पीड v2 है, सॉरी 2v है। तो इसको हम लोग v1 कह रहे हैं तो v, और इसको आप v2 कह रहे हैं वो 2v है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर E1 कहे और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है E2 कहे, तो हम लोग रेशियो अगर देखेंगे तो E1/E2 का वो क्या दिख रहा है आपको, v1/v2 के स्क्वायर का, और यहाँ से पता चल रहा है। और उसी v1 को आप क्या कह रहे हैं v, और v2 को क्या कह रहे हैं 2v, और उसका क्या है स्क्वायर। तो v जो है कैंसिल हो गया और बच रहा है क्या 1/4। ठीक है स्टूडेंट। तो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड कार का अगर निकालिएगा E2 तो वो यहाँ पर 4E1 होगा, यानी कि दूसरे वाले कार की वेलोसिटी पहले वाले कार की वेलोसिटी से दुगना है। तो यहाँ उस दूसरे वाली कार जिसको आप E2 उसकी एनर्जी कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, वो पहले वाले कार के काइनेटिक एनर्जी से 4 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा का मतलब वहाँ पर उस 4 गुना यानी 4 टाइम्स जो है वो दूसरे वाले कार की काइनेटिक एनर्जी पहले वाले कार से अधिक होगा। सिंपल है, यहाँ पर आप समझ गए। अब अगर हम बात कर लें कि जो इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, नॉट लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर फोर्स भी ज़ीरो नहीं होगा, और जब फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो वर्क भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देना है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसकी स्पीड u है और इनिशियल स्पीड है, बाद में जो स्पीड हो जा रहा है वो यहाँ पर मास तो m है v हो जाता है, यहाँ से यहाँ जाने में कुछ डिस्प्लेसमेंट है और वो s है। और u से v अगर हो रहा है तो ज़रूर है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जब बॉडी का स्पीड चेंज करना हो तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो फोर्स अगर लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो इससे जो वर्क होगा वो Fs होगा। और यहाँ कह रहे हैं कि वर्क ज़ीरो नहीं है क्योंकि फोर्स ज़ीरो नहीं है, तो वर्क इज इक्वल टू Fs। Fs cos थीटा होता है, लेकिन थीटा सेम डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट का है फोर्स के डायरेक्शन के, इसलिए Fs लिख रहे हैं। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन ए गिवन ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू Fs। ये वर्क Fs है और ये ब्लॉक का स्पीड चेंज हो रहा है, यानी उसके उस ब्लॉक में क्या है, मोशन है, यानी वो बॉडी मूव कर रहा है। और जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जब ब्लॉक है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ दूर आया यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट के बाद तो उसकी वेलोसिटी v हो रहा है, तो वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग है। तो अलग अलग स्पीड के साथ अलग अलग उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो है हाफ mu², क्योंकि पहले बताए हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, लेकिन यहाँ पर u के स्पीड के साथ है, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे और वो है हाफ mu²।
यहाँ डिस्प्लेसमेंट s के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है v वेलोसिटी जब यहाँ पर इस गेन कर लेता है तो वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और इक्वल है हाफ m v स्क्वायर के। ये दो तरह का एनर्जी यहाँ दिख गया, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आ गया भाई ये दोनों एनर्जी? तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी में चेंज हो रहा है यहाँ। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी में हो रहा है हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम बी स्क्वायर, वो चेंज इस वर्क की वजह से हो रहा है। यानी उस ब्लॉक को आप फोर्स लगा रहे हो उस ब्लॉक के ऊपर और वो डिस्प्लेस कर रहा है, इससे जो है उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज कर रहा है तो याद रखेंगे कि उसके ऊपर लगने वाला जो बॉडी है फोर्स ज़ीरो नेवर कभी नहीं होगा, या उस पे जो वर्क होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। और जितना वर्क उस बॉडी को डिस्प्लेस करने में आप लगाएंगे वो करेंगे वर्क, वो उसके काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होगा, उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो वर्क के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि ये ब्लॉक u स्पीड के साथ चल के v स्पीड को गेन करता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही w के यानी वर्क के बराबर होगा। कैसे, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर w इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, एफ एस। एफ यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन के रूप में लिख सकते हैं और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि आप एक्सेलरेशन यहाँ पर ब्लॉक का है, u से v हो रहा है, तो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। तो यहाँ पर हम लोग इसको चूँकि आप लिख लीजिएगा तो जगह नहीं, यहाँ पे लिखते हैं m और a की जगह पर यही फार्मूला जो बताए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s और इंटू s। एस से एस कैंसिल हुआ, 2 से नहीं, एस से एस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिला वो देखते हैं कि क्या मिल रहा है। क्या मिला है स्टूडेंट? तो 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हम लोग इसको लिख रहे थे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इसी को हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल कह रहे थे और यहाँ माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कह रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वही देखिए तो किसके इक्वल है, W के। तो जो वर्क डन बाय द फोर्स होगा, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और उससे जो वर्क होगा वो इक्वल होगा उस बॉडी के जो काइनेटिक एनर्जी है उसके चेंज का, यानी उसमें जो परिवर्तन होगा काइनेटिक एनर्जी का उसके बराबर ही वर्क होता है। और अगर वर्क जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी फिर चेंज नहीं करेगा। तो क्लियर है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी द वर्क डन बाय द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ सवाल है जिसको आप यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है फिजिक्स का जो है क्या कहा जाए हार्ट है, और उस बिना हार्ट के पूरे कंपटीशन को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हार्ट बीट चलते रहना चाहिए, और चलने के लिए फिज़िक्स का फार्मूला और उसका जो कंसेप्ट है वो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के इस फॉर्मेट को जिसे आप हल करेंगे। लिखेंगे इफ ए कार इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकेंड दे देता हूँ मैं, एक्सेलरेट कर रहा है रेस से टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स ऑन कार ऑफ मास जो है 10 टू द पावर 2 kg। स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना है
कि कार एक्सीलरेट कर रहा है रेस्ट से और 20 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेता है, फोर्स लगने के बाद उसकी स्पीड चेंज कर जाता है, तो वर्क निकाली। तो जब स्पीड चेंज करता है तो वर्क इज इक्वल टू हाफ m, अभी बताया था, बस उसी में पुट कर देना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर है, और यहाँ पर स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क होगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो है हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। पुट करिए, हाफ m का वैल्यू है 10 टू द पावर 2, v का वैल्यू है स्टूडेंट 20, उसका स्क्वायर करना होगा 400 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, और चेंज करना चाहेंगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ये आंसर हो गया इस वर्क का जो बॉडी एक्सेलरेट करने में कर रहा है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ कार ठीक है बिकम्स डबल, then its काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये क्वेश्चन है कि अगर वेलोसिटी कार का डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/4 और 4 टाइम्स। ऑप्शन है 1 में डबल, हाफ सेकेंड में है, थर्ड में है 1/4 और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 4 टाइम्स। क्या आंसर है वो देखना होगा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का किस तरह से रिलेशन में है। तो देख रहे हैं आप क्या, v स्क्वायर का। तो काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, और ये अगर ये वेलोसिटी v वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी डबल हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा। तो इसी में डायरेक्ट बैठा दिया जाए, 2 का स्क्वायर डबल है तो 2, और अगर हाफ का था तो 1/2, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में डबल है इसलिए डबल का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 4 के। तो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इफ द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस करता है एज x बराबर t²/4, ये मीटर में है, सही से लिखा जाए इसको, m मीटर में है। फाइंड करना है वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए कार ऑफ मास जो है वो 10 टू द पावर 2 kg है। इन टाइम दिया हुआ है t बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में जो है बॉडी का, कार का यहाँ पर पोजीशन चेंज कर रहा है x इज इक्वल टू t²/4 के रूप में। तो वर्क जो है उस फोर्स से फाइंड करना है जब उसका पोजीशन 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, उसका पोजीशन उस पोजीशन पर लाने के लिए वर्क आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर जब भी कोई बॉडी मोशन में आएगा उसमें जब पोजीशन चेंज करेगा, इसका मतलब है उसकी में वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ 2 सेकेंड के बाद का जो पोजीशन है उस पोजीशन पे लाने के लिए वर्क देखना होगा। तो W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है। हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है, और आपको यहाँ पर
देखना होगा कि वेलोसिटी क्या है। तो आफ्टर या इन टाइम 2 सेकेंड दे रहा है, या ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल जो है वो दे सकता है 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो सपोज कर लें कि 2 सेकेंड में निकालते हैं कि उसका पोजीशन जो होगा, उस पोजीशन पे आने के लिए वर्क जो है आपको हाफ mv² माइनस u² करना है। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है कि t का वैल्यू सपोज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ टाइम ऐसा जो है वो दिख नहीं रहा है। पोजीशन जो है मान लिया t अगर 0 है तो इस बॉडी का जो पोजीशन है वो यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 2 सेकेंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी क्या है उसे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अब जो है यहाँ पर आप t का वैल्यू ले लेते हैं 2 सेकेंड, और इस 2 सेकेंड में x बराबर है t²/4, लेकिन ये पोजीशन जो चेंज कर रहा है वो है, और यहाँ जो है v वेलोसिटी है। यानी आप ये देखो कि x अगर 0 है तो ऑटोमेटिक है कि u भी क्या होगा, यहाँ 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। आपको जो फाइंड करना होगा वो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो 2 सेकेंड के बाद क्या है उसे देखना है। तो गौर करिएगा कि ये x पोजीशन है और हमें वेलोसिटी चाहिए 2 सेकेंड के बाद क्या होगा। तो आप देखो वेलोसिटी बराबर होता है dx/dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt होता है, और इस dx/dt को यहाँ पर d और x के जगह पर है t²/4 और /dt। इसको आप सॉल्व करिए यानी डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 2t/4 आएगा, और टाइम का वैल्यू बोलता है 2 सेकेंड, तो 4/4 कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि ये जो v आया है वो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर 2 सेकेंड। t का वैल्यू अगर 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन t का वैल्यू अगर 2 सेकेंड है तो उसका जो वेलोसिटी होगा फाइनल, जिसे हम और आप कहेंगे, वो 2 सेकेंड के बाद वो 1 मीटर पर सेकेंड है। अब आप समझ गए होंगे कि वर्क जो फाइंड करना होगा वो वर्क यहाँ पर हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो बचेगा कौन, हाफ m का वैल्यू जो है स्टूडेंट 10⁻² है, और v जो है यहाँ पर आया है वो है 1 का स्क्वायर माइनस u 0 है, इसलिए यहाँ पर इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। सॉल्व करिए, हाफ 10 का स्क्वायर 100, तो देखने को मिल रहा है आंसर वो है 50 जूल। कितना आंसर आ रहा है 50 जूल। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का जो लेक्चर्स था वो एनर्जी पे बेस्ड था, और आज जो है एक टाइप्स जो है हमने कंप्लीट किया है, हम सब ने कंप्लीट किया है, और वो था काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इससे पहले हमने बताया कि एनर्जी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आने वाले दिनों में और भी इसके इम्पोर्टेंस बढ़ने जा रहा है, मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी के फॉर्म बदल रहा है और भी बहुत सारे प्रोसेस मेथड को यूज़ कर रहा है, साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो, और उस दिमाग को अप्लाई करने के बाद हो सकता है हम लोग को और भी फ़ायदा मिले, और मिल भी रहा है, क्योंकि साइंस आगे चलकर टेक्नोलॉजी में बदल जा रहा है, और टेक्नोलॉजी से हम और आप अपने लाइफ को और भी इजी और आसान बना रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक आप इस आज का क्लास को रिवाइज करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपके पास, जो भी किताबें हैं, बुक्स हैं, उसको आप बनाएंगे। तब तक घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।